कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत दिल से, बहुत मन से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू दिस वीडियो। अगेन आई एम कमिंग बैक विद टेकिंग अ न्यू टॉपिक, नॉट न्यू टॉपिक, जो हमने पिछला छोड़ा था आज हम उसी को कवर कर देंगे। इट मीन्स पॉलिटिकल साइंस वन शॉट रिवीजन का ये पार्ट नंबर 2 है। देखो 2 पार्ट में मैंने एक ही कारण से बनाए, द वन रीज़न बिहाइंड कि यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना? तो उसको देखने में थोड़ा सा आलस पैदा हो जाता है, फिर आप स्किप करके देखने लगते हो। तो भैया स्किप करने वाली कोई बात नहीं है, फिर तो आप मत ही देखो। और फिर 48 मिनट्स की वीडियो थी, अदर क्लासेस वगैरह भी थी, तो इसीलिए उसको हमने वहीं ख़त्म कर दिया। हाँ, ये है कि अब बचे हुए पार्ट्स को मैं इससे ऊपर नहीं लेकर के जाऊँगी कहीं पर भी, इसी में हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओके, तो पार्ट 2 है ये पॉलिटिकल साइंस वन शॉर्ट रिवीजन का फॉर द 2026 प्रीलिम्स। सबके लिए काम आने वाला है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स। अगर आप पीसीएस देने वाले हो कोई भी स्टेट का, तो भी एक काम आ सकता है। रेलवे में भी काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एसएससी में भी बहुत सारे जीके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो से स्टे हेयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो। रीज़न क्योंकि उसके बीच में ना बहुत सारी चीज़ें की पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आप कहो कि मैडम पीडीएफ दे दो, मैं तो अपना बाद में पढ़ लूँगा, तो भैया तुम पीडीएफ ले लो, नो प्रॉब्लम। बट वीडियो के बीच में कई बार ऐसी कन्वर्सेशन हो जाती है कि हम लोग, वो लिखा नहीं होता बट यूजुअली हमें समझने में बहुत आसानी होती है। तो भैया रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो, पेशेंस रख लो, ठीक है? और अगर पेशेंस नहीं है तो भैया आप क्या ही एग्ज़ाम दोगे, है ना? सो स्टे हेयर, ढंग से पढ़ो। इंट्रोडक्शन हो गया। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट की वन शॉट रिवीजन वीडियो बना रखी है, की टर्म्स सारे के सारे कंप्लीट करवा रखे हैं, वो जा करके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, पार्ट 2 देख रहे हो, पार्ट 2 देखा होना चाहिए तभी पार्ट 2 देख रहे हो, नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लेना, ठीक है? तीसरी बात, इसके बाद अपन इकोनॉमिक्स का वन शॉट रिवीजन आएगा तो वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर, इंडियन मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग और ये रिवर सिस्टम और ये माउंटेन प्लेसेस, इन सब के ऊपर अपन लोग काम करेंगे, तो वो सेपरेट वीडियो रहेगी। मतलब ये कि जो मैंने आपको टारगेट दिया था, अगर मेरी पिछली वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो आपको पता होगा कि हमने 10 अप्रैल तक का टारगेट ले रखा है। अपने सारे रिवीजन वन प्लॉट्स को खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद अपन लोग मूव करेंगे फॉर द PYQs। ओके, इफ़ यू नो दैट, नहीं पता है सो प्लीज़ गो दैट एंड वॉच दैम, दैट वीडियो। ऑनेस्टली दैट विल हेल्प यू अलॉट। और ये सिंगल चीज़ ऐसी है जो मैंने आपको एक से एक की पॉइंट्स कवर करवा रखी है। आई एम नॉट सेइंग none parties and none companies and none teachers are there, facilitator are there who are providing same. Yes, they are providing the same method, but I provide something different because I have covered the PYQs, MCQs, I have covered the most important conceptual static portion, I have covered छोटे छोटे कीवर्ड्स जहाँ से बच्चे हमेशा गलती करते हैं, वो मैंने कवर किए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने सारे के सारे फोकस एरिया लगा रखे हैं। मतलब ओवरऑल इसको पढ़ने के बाद आई गारंटी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो देखो पिछली वाली वीडियो में एक बार ओवरव्यू भी देख लूँ, मैं सेम जो है यहाँ पर लिख रखा है मैंने। हाँ, ये जैसे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की है, मैंने यहाँ पे जो है कुछ कॉन्सेप्ट रिव्यू लिखे हुए थे, तो इसमें देखो सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेक्शन 1 का हमने कौन कौन से कंप्लीट किया, पार्ट 1 की बता रही हूँ। बेसिक कंसेप्ट्स वी हैव कंप्लीट और लर्न भी कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स वी हैव कंप्लीट, लर्न भी कर लिए हैं। मैंने याद करो बताया था EFEFEC करके ये फॉर्मूला बताया था, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और हर एक पार्ट के अंदर कितने आर्टिकल्स है, तो उसके लिए आपको याद करना होगा 542421, ठीक है? हिंदी वाले अपना जैसे मर्जी वैसे याद कर लेना, 54 24 21 करके जैसे भी है, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद डीपीएसपी भी अपने लोगों ने कवर कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ की फीचर्स, उसके क्या कहते हैं, की पॉइंट्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये शेड्यूल एरियाज। उसके बाद अपन जो आज करेंगे ना वो पार्ट 6 से करेंगे, ये याद देख लो यहाँ पे, ठीक है? तो अपन लोग जो करेंगे वो पार्ट 6 से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। गॉट इट? तो वहीं मूव करते हैं, देख लो इसको, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। देखो पहले मैं एक चीज़ और, अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस आए तो सो सॉरी, एक्चुअली आसपास के एरिया में ना थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह है छोटा मोटा, तो उनके घर में थोड़ी सेरेमनी वगैरह है, और यार फिर हम अबे नहीं कर सकते, और फिर मेरा एरिया जो था, मतलब यार थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, मेरी बस बातों पर फोकस करना। वैसे मैंने कोशिश की है कि वॉइस वगैरह ना आए, पर प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, सेक्शन नंबर 6 जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। तो देखो एक छोटा सा डिफरेंस समझ लो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, इनकी वो बातें जो संविधान या फिर वो समूह संगठन, वो बॉडीज जो संविधान के अंदर मेंशन है, वी कॉल देम कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नहीं है सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? डिफरेंस पूछ सकता है। अब डिफरेंस पूछेगा कैसे, वो PYQ अगर सॉल्व कर रखे होंगे ना, तो पता है डिफरेंस कैसे पूछता है कि ये वाला संगठन है, बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ही हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी। लिख लो इसको, स्टैच्यूटरी बॉडी,
तो आगे से अगर कहीं पर भी, क्योंकि वहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये वर्ड यूज़ नहीं करेगा, बट हाँ मेक श्योर कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी ज़रूर यूज़ करेगा PYQ के उसमें। तो स्टैट्यूटरी बॉडी आप लिख लो, ये इसका सेकंड नेम है, किसका, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। वो समूह या वो चीज़ें जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है, दैट्स इट। वो समूह या वो चीज़ें या वो बातें, वो एक्ट, वो कानून जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। इज इट क्लियर? अब देखो मैंने कुछ बॉडीज़ यहाँ पे ले रखी है, की फ्रीक्वेंट भी है। देखो इस बार ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी SIR जो यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया था, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मतलब कि जो इलेक्ट्रल फाइल्स है, जो मतदाता सूची है जिसको हिंदी में कहते हैं, मतदाता सूची को रिवेरीफाई करने के लिए कि कौन कौन है जो इंडिया के है, मतलब मतदाता कैसे दे रहे हैं, कोई वेरीफाई है कौन ना। सो वेरिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को यहाँ पर लागू किया था, और सबसे पहले ये बिहार में लागू हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, कैन बी UPSC आस्क, ठीक है, कि बिहार में हुआ था, ये कहीं और है, तो यू हैव टू बी क्लियर देयर। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। की पॉइंट्स क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना आप करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट इसको पावर देता है। इसके अंदर जो है 3 मेंबर की कमेटी होती है, एक होता है चीफ कमिश्नर और एक होता है इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एक होता है चीफ और 2 होता है इलेक्शन कमिश्नर, 3 मेंबर्स बन जाते हैं। CC कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये चीज़ याद रखना, चीफ कमिश्नर और इलेक्शन को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हम रिमूव नहीं कर सकते। इनके लिए याद रखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए हमें प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे रिमूवल आता है, रिजोल्यूशन लाता है, कौन सा इम्पेक्टमेंट का रिजोल्यूशन पास किया जाता है। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबर प्लस यहाँ पे तो वो दोनों सदनों से 2/3 मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर अच्छा चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये 2/3 मेजॉरिटी किसकी चाहिए? टोटल स्ट्रेंथ मेंबर की चाहिए, जो प्रेजेंटिंग मेंबर होंगे उनकी चाहिए? ये आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताओगे। ऑल द मैं बता देती हूँ, ये प्रेजेंटिंग मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जितने प्रेजेंट होंगे वो। नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है UPSC, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और आर्टिकल 315 आर्टिकल है उसके अंदर, उसके ज़रिए ये मेंशन है। रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज की। याद रखना, ऑल इंडिया और सेंटर, स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे स्टेट की अलग बात आ जाती है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना अपने माइंड में, ठीक है। चेयरमैन होता है जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट PCS, जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये भी आर्टिकल 15 के अंदर है, और सिमिलर रोल होता है स्टेट लेवल का, बट ये स्टेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये सेंटर और ये स्टेट। इज इट क्लियर? आई होप सो। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, 280 आर्टिकल के थ्रू तहत जो है यहाँ पे ये मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, ठीक है, हर 5 साल पे ये बनता है। 16 फाइनेंस कमीशन अभी रिसेंटली आया था, तो हर 5 साल का उसका टर्म में होता है, ये हर 5 साल पे एक नई नई कमीशंस बनती है, और 5 साल का जो भी बजट वगैरह फाइनेंशियल चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज होती है देश के लिए। रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस यानी कि पैसों का विभाजन, कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए। डिवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, पॉलिटिकल लैंग्वेज में, तो डिवैल्यूएशन करता है ये फाइनेंस कमीशन। अभी 16th फाइनेंस कमीशन आया था रिसेंटली, ऑल्दो हम आगे उसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, नो वरी। नेक्स्ट है ये कंटेम्प्रेरी ऑडिट जनरल, ये आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन है। ये रिटायर्ड जजेस होते हैं, यूनियन एंड स्टेट लेवल पे काम करते हैं, और ये पब्लिक पर्सन्स की मतलब गार्जियन देते हैं। बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो यहाँ से जो अपॉइंटेड होता है वो PR ही है, जो उनका मेन रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट के, याद रखना चीफ लीगल एडवाइजर है। गवर्नमेंट इनको कोई पैसा या फिर कोई सलाह नहीं देती है। राइट ऑफ ऑडियंस, इनके पास राइट होता है ऑडियंस का हर एक कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल्स को थोड़ा याद कर लेना, और अगर याद नहीं भी है तो मैं आगे चल के जो हम पढ़ेंगे ना अभी शेड्यूल और पार्ट्स, उसमें मैं ढंग से आपको याद करवा दूंगी, नो वरी। तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जिसका जो 165 के अंदर आते हैं, ये लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। किसके होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। डिफरेंस याद रखो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और वहीं पे एडवोकेट जनरल, तो वो स्टेट की बात करता है, एडवोकेट स्टेट, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, याद हो गया होगा, होप सो। नेशनल ST और SC कमीशन, ये आर्टिकल 338A,
ठीक है। सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ये बात करता है। सीनियर ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज को लेकर के, तो आर्टिकल 350 बी के अंदर बात करता है, और रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑन सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो की टर्म्स याद रखो, इसी के बेस पर आप प्रीलिम्स के 80% पॉलिटिकल साइंस कर लोगे सॉल्व, आई गारंटी। उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको बोला गया इंटर स्टेट काउंसिल। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 263 के अंदर मेंशन है ये, और कोऑर्डिनेट करता है स्टेट्स के बीच का इंटर स्टेट है, इसलिए स्टेट्स के बीच का, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गया, वाटर के पानियों के बीच में दो राज्यों के बीच का अगर कोई आपस में तनाव है तो उसको, और चेयर कौन करता है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर जो है चेयर करते हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट कंफ्यूज कर सकता है, प्रेसिडेंट करता है, नो, पीएम करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि मैंने अभी बताया, या तो किसी ऑर्डर से या फिर किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडी मेंशन है उसके थ्रू ये नया बनाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबसे पहले इसके अंदर नीति आयोग। तो याद रखो, नीति आयोग कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, और बंदे यहाँ से ऑनेस्टली ना पता होने की वजह से गलत करके आए क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखो। नीति आयोग कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इवन ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे शिफ्ट किया गया है, यानी कि एक कमीशन का सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। तो पहले इसका नाम प्लानिंग था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया। ठीक है, स्टैब्लिश क्या है, तो ये स्टैब्लिश हुआ था ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन 2015 के थ्रू, बिफोर इट वाज नॉन एज द प्लानिंग कमीशन। की रोल क्या है, सो पॉलिसी थिंक टैंक की तरह ये काम करता है, रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, प्रोटेक्टेड ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू आया था, जो कि 1993 में ये एक्ट बना था, और उसके थ्रू ये बॉडी जो है बनाई गई है। मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। इसके चेयरमैन होते हैं, और कौन चेयरमैन होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होता है। याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट का चेयरमैन कौन होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। 2 बार बोलो, याद हो जाएगा। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इंटेलिजेंट हो यार, सब इंटेलिजेंट हो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ऑनेस्टली यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक ये वीडियो चल पाई है, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी है, मेरी कही हुई बातों पे ध्यान दिया है, तो यार इंटेलिजेंट तो हो ना। हाउ डू आई बिलीव कि आप नहीं हो, मैं नहीं मान सकती यार। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी डिसिप्लिन का है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये किसके थ्रू बना है, तो ये इन्फॉर्मेशन राइट के थ्रू, एक्ट के थ्रू बना है, इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और 2005 के एक्ट के थ्रू ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बना है। इसका काम क्या है, ये कंप्लेन जो भी है आरटीआई के रिलेटेड, उसको सुनने का काम ये करता है। ठीक है, आरटीआई। और हाँ, अभी करंट इवेंट्स में आरटीआई के बारे में भी है। आरटीआई याद करो, अभी कुछ दिन पहले आरटीआई के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया था, तो हम उसके ऊपर भी अभी अपन लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेशन कमीशन। ये सीबीसी एक्ट 2003 के थ्रू बनाया गया था, इसके थ्रू बनाया गया। एंटी करप्शन बॉडी है ये, इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर बॉडी है। ठीक है, एंटी करप्शन बॉडी और इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है लोकपाल। हाँ, यहाँ से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार लोकपाल है मतलब अदालत की बात कर रहा है। अब अदालत जैसी इंपॉर्टेंट बॉडी है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी, पर नहीं, दिमाग में बैठा लो, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बात की गई है, इसके अलावा किसी की बात नहीं की है। इन्होंने ही अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को बना रखे, और ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, सो लोकपाल है, तो लोकपाल और लोक अदालत एक्ट 2013 में उसके थ्रू ये बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन करता है किसकी, करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स की। चेयरमैन कौन होते हैं, अगेन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा वो लोकपाल का कामकाज आगे चल के संभालेगा, क्योंकि 65 साल तक की तो उम्र होती है उनकी, उसके बाद नहीं होती। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये 1990 का जो एक्ट है उसके थ्रू बनाया गया था। सेफ गार्ड राइट्स ऑफ ह्यूमन की टर्म्स याद रखो, बस की टर्म्स याद रखो, और इसी को ट्राई टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बनाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है, और डिजास्टर से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ और रिकमेंडेशंस को ये बनाता है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, अगेन माइनॉरिटीज़ को लेकर के हमारे शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, शेड्यूल में। ठीक है, तो वो आपको ये पता होना चाहिए। नॉन कमीशन, यहाँ पे नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट 1992 का था, उसके थ्रू ये बनाया गया, और ये सेफ गार्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेट्स को और SC ST और उन लोगों के रूप में ये काम, उनके लिए ये काम करता है। अब है इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स
ठीक है। तो अब इनकम टैक्स की बात है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग पूछे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होगा, नहीं, ये बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू, और ये बेसिकली टैक्स की अपील्स को सुनता है। ठीक है, टैक्स की अपील्स को, इनकम टैक्स को रिलेटेड अपील सुनता है। की डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है, किस में अमेंडमेंट हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर रिमूवल अमेंडमेंट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और किसके थ्रू है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368। ये बताता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर क्रिएटेड बाय द लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड कैन बी चेंज्ड मोर इजीली। एक बच्चा कह रहा है कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन के आप थोड़ा सा अलग लग रहा है। अरे भैया यार, जल्दी जल्दी बोलने में हो जाता है थोड़ा सा, बी कॉर्पोरेट। कॉन्स्टिट्यूशनल, लो मैंने बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, मेरी प्रोनाउंसिएशन छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 7, कोई बात नहीं। सेक्शन 7, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। गवर्नर स्टेट से रिलेट करता है, प्रेसिडेंट सेंटर से रिलेट करता है। ऑल दो गवर्नर का चुनाव भले ही सेंटर करती है, पर वो काम स्टेट के लिए करता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि गवर्नर का इलेक्शन कैसे होता है, गवर्नर को चुनता कौन है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है आर्टिकल नंबर 52, 73, 153 और 167। ठीक है, 167 ये आर्टिकल्स हैं इनके रिलेटेड। 52 और 73 प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं, और 153 और 167 153 और 167 जो है गवर्नर से रिलेट करते हैं। पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सो आर्टिकल 52 से 73 तक। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्टेड बाय इलेक्ट्रोल कॉलेज। अब इलेक्ट्रोल कॉलेज का मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों ही हाउस के, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस के, और इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट असेंबली के, साथ में दिल्ली पांडुचेरी लेजिस्लेटिव के भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है यहाँ से कुछ समझ नहीं आए होंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में याद रखो MP प्लस MLA, MP प्लस MLA, MP पार्लियामेंट के हो गए, MLA स्टेट लेजिस्लेचर के हो गए, प्लस में जो दिल्ली और पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर गलती से भी नहीं करना, टिक, दिल्ली और जो पांडुचेरी है, इनके जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, इनके स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो भी इलेक्टेड, उन सबको वो सब मिल करके प्रेसिडेंट को चुनते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन होगा। इज़ इट क्लियर? आई होप क्लियर। मैंने बहुत साफ और बहुत छोटे शब्दों में बता दिया। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो MP प्लस MLA दोनों मिलकर, साथ में इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली और पांडुचेरी स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली और पांडुचेरी, यही दोनों, जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिखना, दिल्ली एंड पांडुचेरी, ये तीनों मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोट के थ्रू होता है, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ओथ लेते हैं, ये ओथ मतलब शपथ वगैरह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। 5 साल का टर्म होता है, और इनको एलिजिबिलिटी के लिए दोबारा से री इलेक्शन करना पड़ता है, और इलेक्शन में दोबारा सेलेक्ट होना पड़ता है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, लोकसभा के ये मेंबर होने चाहिए, लोकसभा में ऑलरेडी मेंबर हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, और इसके अलावा उन्होंने कोई अदर ऑफिस होल्ड ना किया हो सेंटर का। ठीक, नेक्स्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में देखो, प्रेसिडेंट ना भले ही मतलब कुछ ना करता हो, पर वो ना करके भी बहुत काम करता है, इसलिए उसको स्टैंप बोला जाता है कि देश के ठप्पे की तरह है, ठप्पा बैठा रहता है, पर जिसके ऊपर उसकी ठप्पा लग गई उसकी पावर बढ़ जाती है। तो प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर्स है जो अलग अलग रोल में निभाता है। सबसे बड़ी पावर ये कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव में जो विधायिका होती है उसमें आधे विधायकों का चुनाव कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। जैसे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, जैसे PM का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी हमारा राष्ट्रपति चुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति चुनता है, गवर्नर्स को राष्ट्रपति चुनते हैं, CJI, CAG, CAC कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, याद है ना वहाँ पे। उसके बाद AG अटॉर्नी जनरल, ठीक है, UPSC चेयरमैन, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट करता है, जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है, 2-3 पॉइंट्स में क्लियर लिख लेना कि क्या क्या पावर है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है समन और प्रोपोगेशन की पार्लियामेंट में, ये डिसॉल्व कर सकती है लोकसभा को, साथ में ज्वाइंट सिटिंग की पावर होती है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हाँ, साथ में इसके पास जो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के स्पीकर से बात करके ज्वाइंट सिटी का जो है जो जॉइंट सिटी की मैनेजमेंट करवा सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी यही चुनता है राज्यसभा में, जो कि 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, ऊपर पढ़ा है हमने।
पार्ट 1 में सब पढ़ा रखा है। गिवन एसेट्स को गिवन देता है, यानी कि बिल को मंजूरी अंत में प्रेसिडेंट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उसके हाँ भरनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो एक्ट बनता है। ठीक है, और ये उसके अलावा ऑर्डिनेंस को इशू करता है आर्टिकल 123 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। फाइनेंशियल पावर जैसे सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग पावर यही है कि उसके पास मनी बिल की पावर होती है, जो कि बिना उसके रिकमेंडेशन के पास नहीं होता है। किसके? प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ भाई। प्रेजेंट बजट में उसकी मंजूरी चाहिए होती है, और ये जो कॉन्टीजेंसीज फंड होते हैं उनके ऊपर भी इनकी मंजूरी चाहिए होती है। जुडिकल में देखते हैं, जुडिकल पावर में क्या है, तो उनके पास पार्डोन यानी कि क्षमा, रिस्पाइट, रिमिशन, और उसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट्स करते हैं, ये जुडिकल पावर भी है इनके पास आर्टिकल 143 के थ्रू। डिप्लोमेटिक पावर में देख लो तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के ऊपर प्रेसिडेंट का नाम आता है। ठीक है, मिलिट्री पावर होती है, याद रखना, हमारा देश का राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो सेना का प्रमुख मतलब मिलिट्री पावर्स होती है उनके पास। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी फोर्स होते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ आर्मी नेवी और एयर के, तीनों के ही चीफ को ये अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इमरजेंसी। सो ऑब्वियस बात है, आर्टिकल 368 के थ्रू यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन है, तो डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल रूल आर्टिकल 360, सॉरी मैंने 380 बोल दिया, ये तो अमेंडमेंट का था, सो सॉरी फॉर दैट। 360, ठीक है, 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, और प्रेसिडेंट रूल बनता है 356 के थ्रू। 356 याद रखो, 356 प्रेसिडेंट, 5 बार बोलो मेरे साथ। तीन तरीके इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 352, 356, 360, 352, 356, 360, मेरे साथ रिपीट करो, 352, 356, 360। इंग्लिश में याद करना है तो याद कर लो 352, 356, 360, 352, 356, 350। ठीक है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट, देखो मुझे भी आपके साथ ही पूरा याद हो चुका है। 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर कैसी वीटो पावर? एक होती है उसके पास एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है उसके पास सस्पेंसिव वीटो, तीसरा होता है पॉकेट वीटो, और चौथा होता है नो वीटो फॉर मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, याद है? एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि वो किसी भी एसेट्स को, प्राइवेट मेंबर बिल्स को अपने पास रख सकता है और बिल को लैप्स कर सकता है। ऑल्दो ये बात अलग है कि कुछ टाइम के बाद उनको अपना जो है रीज़न भी बताना पड़ता है। सस्पेंसिव वीटो पावर क्या होती है कि वो किसी भी बिल को रिटर्न कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए वो बिल रिटर्न कर सकता है। इसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। आ सकता है, पढ़ लो, MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सुन लो। ठीक है, ऑल्दो ये रिपास भी हो सकते हैं, और दोबारा से इसको फिर जो है, जैसे मान लो एक प्रेसिडेंट के पास एक बिल गया और उन्होंने उसके ऊपर सस्पेंसिव वीटो दे दिया, अब वो वापस लोकसभा राज्यसभा के पास चला गया, फिर लोकसभा राज्यसभा में पास होकर दोबारा प्रेसिडेंट के पास गया, तो सेकंड टाइम में उनको अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो की यही चीज़ है। पॉकेट वीटो में क्या कर सकता है? पॉकेट वीटो का मतलब है वो किसी भी बिल को अपने पास इंडेफिनिट टाइम के लिए अपने पास रख सकता है, ऑल्दो की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो नो लिमिट टाइम है इसके ऊपर। अब वो बात अलग है कि इसके ऊपर भी लोकसभा राज्यसभा में अमेंडमेंट की बातें चलती हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट, अब इन्हीं के पैरेलल में एक और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट सुन लो, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट की तरह ही काम करते हैं, पर कुछ लिमिटेड है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का अल्टरनेटिव के रूप में देखे जाते हैं। आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक इनकी बातें की गई है। ठीक है, 63 से 73 तक इनकी बातें की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लिख लो भाई, पॉइंट लगा लो इस पे। एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वही वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, कौन से? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों ही हाउसेस के। स्टेट का कोई रोल नहीं होता, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ MP लोग चुनते हैं, MP के जो नॉमिनेटेड है और इलेक्टेड, वो दोनों ही मिलकर के इसका चुनाव करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। MLA का कोई रोल या स्टेट लेजिस्लेटर की किसी का भी कोई रोल इनमें नहीं होता है, गांठ बांध लो इस बात को। ठीक है, प्रेसिडेंट में इसका अपोजिट था, वहाँ दोनों थे, दिल्ली और पांडुचेरी भी था। एक्ट करता है, मैंने बता दिया, एक्ट एज प्रेसिडेंट इन एब्सेंस, डेथ और वैकेंसी के रूप में। प्रेसिडेंट की बीच काल में मृत्यु हो गई, ठीक है, लैप्स कर गए वो, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट उनका पद जो है वो संभालेंगे। 5 साल का यहाँ पे टर्म होता है, और ये जो है लिमिट नहीं होती री इलेक्शन की, वो री इलेक्ट करके भी दोबारा उसी गद्दी पे बैठ सकते हैं। गवर्नर की कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के थ्रू
सेंटर इनको अपॉइंट करती है। 5 साल का टर्म होता है। क्वालिफिकेशन क्या है कि सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। पहले प्रेसिडेंट की कितनी थी? अरे भाई सेम ही तो थी, 35 ईयर की थी प्रेसिडेंट की भी। 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और उसके अलावा कोई ऑफिस प्रॉफिट वाला ऑफिसर उन्हें कोई भी नहीं रख ले, ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट ना हो, ठीक है। रिमूवल के लिए, हाँ रिमूवल के लिए आप याद रखो तो ये प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं। नो ग्राउंड स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। और वो जो रिजोल्यूशन है वो प्रेसिडेंट के थ्रू लाया जाता है, वो दोनों ही सदनों में पास होना चाहिए, साथ में स्टेट लेजिस्लेचर पे भी पास होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होना चाहिए और दोनों सदनों में पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जा सकता है। रोल देख लो इनका, तो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या कहा गया है इनको, स्टेट का हेड किया गया है। एक्ट काम करते हैं एड एंड एडवाइस की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, तो ये भी है, रिजर्व रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बिल्स को, जैसे कंसीडर किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के बाद ये है बिल को अपने पास रिजर्व कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट होती है सीएम की, ठीक है। सीएम को भी कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर करता है, याद रखना इस बात को। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर देख लो इनकी, तो आर्टिकल 1, 2, 3 213 के थ्रू ऑर्डिनेंस मिली हुई है, ऑर्डिनेंस पावर मिली हुई है स्टेट लेजिस्लेचर की, सेशन में नहीं चालू होती है। इतना नहीं पूछेगा। आर्टिकल 2 ऑर्डिनेंस पावर होती है गवर्नर के पास, आर्टिकल 213 के अंदर ये बात कही गई है। उसके बाद पार्डोनिंग पावर भी होती है, कैन पार्डन सेंटेंसेस अंडर स्टेट लॉ, कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंसेस, ठीक है। तो वो डेथ सेंटेंसेस के ऊपर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते, बाकी को वो कर सकते हैं, और डेथ के ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो अपनी मंजूरी देता है। अब पता है बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो ध्यान ना देने की वजह से गलत होते हैं एग्जाम्स में, वो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट। तो गवर्नर के पास आपको पता है कि और पार्डोनिंग पावर होती है किस चीज़ की, गवर्नर डेथ सेंटेंसेस पे अपनी पावर नहीं रख सकता, पर वहीं प्रेसिडेंट रख सकता है, ये चीज़ याद रखो। प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंसेस की पावर है और गवर्नर के पास नहीं है। सिमिलरली प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंटमेंट देता है, ना कि उसको इलेक्ट करता है, मतलब चुनता नहीं है, वो उसको खड़ा ही कर देता है, सीधा अपॉइंट करता है। तो ये बेसिक जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, सेक्शन नंबर 8 में मैंने कंक्लूड किया हुआ है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। इफ़ यू आर रीडिंग द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यू मस्ट नो व्हाट कम्स इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट कम्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन का मतलब होता है सेंटर, यूनियन बात करता है सेंटर की, और स्टेट बात करता है जो हर एक स्टेट लेवल पे है सबकी। अब इंडिया में 28 स्टेट है, इट मीन्स वी हैव 28 गवर्नमेंट्स। हर एक की स्टेट गवर्नमेंट अलग है, स्टेट लेजिस्लेटिव अलग है। कुछ अब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट लेजिस्लेटिव की मर्ज की हुई है, वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, इतना क्लियर होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव में देख लो कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रोल है जो उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कम्स इन दी यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन का मतलब है सेंटर, ये याद रखना। ये जब भी सुनो यूनियन, इसका मतलब मैं सेंटर की बात कर रही हूँ। सेंटर में देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। स्टेट का हेड कौन होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑल दो मैंने ऊपर बता रखा है कि स्टेट का जो गवर्नमेंट हेड होता है वो कौन होता है। नाउ रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है पीएम के पास होती है। रीज़न है क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी ही मर्जी से नहीं करता, वो दो लोगों का हमेशा सलाह लेगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरा पीएम, और पीएम खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है। तो ऑल दो प्रेसिडेंट को पीएम के अंडर रह करके उसकी सलाह मशवरा, एड एंड एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज वो क्वेश्चन क्रिएट कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस तरीके से क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। लीडर ऑफ द पार्टी होती है और मेजोरिटी होती है लोकसभा में, तो लोकसभा का मेंबर होता है कौन, पीएम, ये याद रखना। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज आई शेयर, उसके अलावा चेयर कैबिनेट मीटिंग्स का भी वो हेड होता है। किचन कैबिनेट बहुत छोटी और बहुत सेंट्रल लेवल पे होती है, बहुत छोटी और डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है। प्रिंसिपल लिंक करते हैं ये प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का, याद रखना। ये कोऑर्डिनेटर के बीच में काम करता है पीएम। नीति आयोग का हेड होता है एनडीसी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इन सबका हेड है। इन सबको रोलमेंट कौन संभालता है, प्रेसिडेंट संभालता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर संभालता है। उसके अलावा ये लोकसभा का मेंबर होता है। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो याद रखना पीएम का भी पद जाएगा, और लोकसभा के डिसॉल्विंग की पावर किसके पास होती है, तो वो होती है पीआर के पास। ये छोटे मोटे कोऑर्डिनेट्स है, रिलेशन है, आपस में समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके समझ ना आने की वजह से स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, दिस इज द रीज़न नंबर कट जाते हैं भाई वहीं पे।
ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है यूनियन का ही, यूनियन पार्ट का, यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हैंडल करता है, तो पीएम हैंडल करता है। आर्टिकल 74 और 74 इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करेगी, कौन से मेंबर्स होंगे, क्या क्या अथॉरिटीज उसके अंदर रहेगी। ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर कौन होते हैं, तो सबसे पहले बात, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर लोकसभा के वो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, बहुत सीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, जैसे हेल्थ में यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, अफेयर मिनिस्टर हो गए, एस्टिमेट कमेटी के मिनिस्टर, वो सब उसके अंदर आते हैं। अटेंड होती है कैबिनेट मीटिंग से लोग अटेंड करते हैं, और यहाँ पे मेजॉरिटीज़ होती है, मिनिस्टर्स होती हैं, हेड के स्टेट के भी इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, और स्मॉलर मिनिस्टर्स इसको बोलते हैं। स्मॉलर मिनिस्टर्स क्यों, देखो लोकसभा में अभी करंट में कितने मेंबर्स हैं, 543 समथिंग सीटें हैं इसके अंदर। ठीक है। लोकसभा के अंदर ये जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोकसभा के कम से कम 15% लोग होने चाहिए, यानी कि 15% मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर होने चाहिए। और 15% कौन से होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जो पीपल होते हैं वो। नेक्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के नीचे आते हैं। ठीक है। ये सीनियरों को असिस्ट करते हैं, मतलब जो सीनियर का डिसीजन होते हैं उनके सलाह मशवरा पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। ये याद रखना, आर्टिकल नंबर 75 इज डायरेक्टली सेइंग कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीधा सीधा लोकसभा को आंसर देगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के अंडर आके काम करेगा, उसको उसकी तरफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग आप लोग मुझे बताओगे क्या होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैन बी आस्क व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉक्स अबाउट ओनली द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ ओन मिनिस्ट्री। इज इट क्लियर। साइज देख लो, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, एंड दिस इज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट 2023। आई होप नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी इज स्मॉल डिसीजन मेकिंग देन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मोस्ट पावरफुल होते हैं, ऑल दो चेयर किए जाते हैं पीएम के द्वारा। डिफेंस और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर, इन सब के मिनिस्टर्स, और इन सब की डिसीजन मेकिंग में यही काम करता है। और ऑल दो कभी सुना है ना ये सरकार शब्द जो हम बोलते हैं कि हाँ सरकार की तरफ से ये फैसला आया, सरकार की तरफ, तो सरकार की तरफ ये जो सरकार शब्द है ये इन्हीं लोगों से मिल करके बना है। पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब इन सबको सरकार के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ लेना आप। इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर बात करता है। अपॉइंटमेंट, एक कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, सीनियर अपॉइंटमेंट्स यही करवाता है, किसी पद पर किसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, कब कब कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब छोटी मोटी जो बड़ी बड़ी पद होती है ये अपॉइंटमेंट कौन की जाती है, अपॉइंटमेंट कमेटी इसका कामधार संभालता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, हल्के में मत लो, थोड़ा सा ध्यान दो और लिख लो इसको हो सके तो। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, ये पार्लियामेंट के अफेयर्स को संभालता है, कौन से सेशंस होगा, कब नहीं होगा, कितने मेंबर्स आएंगे, उनके खाने पीने रहने व्यवस्था की सब चीज़ें ये देखता है। ठीक। यूनियन खत्म हो गया, अब अपन लोग स्टेट पर बात करते हैं। देखो स्टेट में सबसे बड़ा रोल निभाता है, वो निभाता है सीएम। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो बैकग्राउंड में है, रात में थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, स्ट्रीट डॉग्स है, कुछ नहीं कर सकते, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना है एंड जस्ट फोकस ऑन माय लेक्चर एंड दिस नोट्स। हाँ, तो चीफ मिनिस्टर की अपन बात कर रहे थे, स्टेट के अंदर होता है, ये याद रखना। कभी गलती से भी मैच द कॉलम में चीफ मिनिस्टर को सेंटर के अंदर मत इंक्लूड करना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट का सेपरेट होता है और वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे काम करता है। एंड चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ऑल्दो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट पीएम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए। ठीक है। नेक्स्ट है इवैक्यूलेट करता है पीएम एट द स्टेट लेवल। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, किसकी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर की। मेजॉरिटी पार्टी से चुन के आता है, उसी को सीएम घोषित कर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट होती है इसकी गवर्नर के द्वारा, जिसको जो हैंडल करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। गॉट इट द पॉइंट। नेक्स्ट चेयर स्टेट्स कैबिनेट, ये जो है बेसिकली गवर्नर और कैबिनेट के बीच का लिंक करता है। अब स्टेट लेजिस्लेटर में भी इस तरीके से ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है और स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है। सेम रोल होता है जो मैंने अभी ऊपर बताया, अलग अलग मिनिस्टर्स होती है, उनके क्या काम है क्या काम नहीं है, ये चीज़। अब नेक्स्ट देख लो यहाँ पे स्टेट चीफ सीएम हो गया। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी लिंक करके पूछ लेता है, और साइंस को आप जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 15 से 18 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो 15 से 18 क्वेश्चन का मतलब आप समझो कि कितना अच्छा खासा वेटेज है। बस कंसेप्ट क्लियरिटी की बात है, रिवीजन करोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्टेट लेजिस्लेटर की जब हम बात करते हैं तो देखो यूनिकैमरल होता है कई स्टेट्स में, जो है यहाँ पे यूनिकैमरल भी। यूनिकैमरल का मतलब है एक। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ना विधानसभा और विधान परिषद आती है, ये आपको पता होना चाहिए, विधानसभा और विधान परिषद।
रिवीजन सेशन है नहीं, जिसको क्लियर है भाई वो जा करके अपना सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, बट छोटे मोटी चीज़ें हैं इसको कवर करो, ये वन शॉट रिवीजन है। जिसने पढ़ रखा होगा उसको दिमाग में छप जाएगा, इतना गारंटी है। जिसने नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर या तो वो अपना अटेम्प्ट 1 साल फर्दर कर दे, अदरवाइज स्टैटिक पे जा करके जो कंप्लीट है उसको अपना बैकलॉग कवर कर ले। नेक्स्ट, हाँ, तो स्टेट लेजिस्लेचर 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अब यहाँ पे हो सकता है कई स्टेट्स में यूनिकैमरल भी रखे गए हैं, बाईकैमरल की जगह यूनिकैमरल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटर काम करेगी, यानी कि विधानसभा काम करेगी। वो आता है सेक्शन नंबर 9 में मैंने ले रखा है फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन को। ठीक, इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे यूनियन और स्टेट ये दोनों काम, मतलब कौन कौन से पार्ट है जो इसके अंदर आते हैं, कौन है यूनियन का पार्ट और कौन है स्टेट का पार्ट, ये हमने पढ़ा। अब अपन लोग जो पढ़ेंगे फेडरलिज्म के साथ साथ पावर डिवीजन के साथ साथ सेंटर स्टेट के रिलेशन को पढ़ेंगे, दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 245 से 263 तक की बात की गई है यहाँ पे, याद रखो, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सुन लो ध्यान से, पढ़ लो ध्यान से, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, 245 से 263, मेरे साथ 3 बार बोलो, 245 से 263, 245 से 263, 245 से 263। ठीक है, 63। ये बात करता है किसकी? सेंटर स्टेट रिलेशन की। अब देखो, इंडियन फेडरलिज्म की बात करते हैं, जैसे कुछ की फीचर्स है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ डिवीजन। इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट वर्क ऑन द टू स्टेज, फर्स्ट स्टेट एंड दूसरा सेंटर। ठीक है, सेकंड, तो इंडिया जो है यहाँ पे फेडरलिज्म फॉर्म की है, या जो बात करता है यूनिटरी इन स्पिरिट की बात करता है। ठीक है, स्पिरिट डिवीजन, ड्यूल पॉलिटी होगी, सेंटर और स्टेट लेवल पे काम करेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो सुप्रीमेसी है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं भी फेडरलिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान रखना। फेडरलिज्म वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं है, यहाँ पे सेंटर स्टेट की बात की गई है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, जो कि 3 स्टेट बताता है। याद रखना, फेडरलिज्म के अंदर ही पावर ऑफ डिवीजन को करने के लिए, डिवीजन पावर को करने के लिए 3 स्टेट बनाई गई है। एक है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये सेंटर लिस्ट में ऑब्वियसली सारी बातें सेंटर की लिखी गई है। स्टेट लिस्ट के अंदर सारी ड्यूटी कौन कौन सी रहेगी, वो स्टेट को संभालना है, जितने भी कर्म काज है। और कंकरेंट पे इन दोनों को ही काम करना होता है। जैसे एजुकेशन, सेंटर को भी कुछ फोकस देना होता है और स्टेट को तो देना ही होता है एजुकेशन लेवल पे लोगों को, है ना। क्लियर हो गया होगा क्या बात करता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है। आपको पता है कि ये जितने भी लोकल हाई कोर्ट के नीचे जितने भी होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल और ये सिविल कोर्ट जितने भी होते हैं, ये उन सभी लेवल को कवर करता है। नेक्स्ट, हेरिडिक कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरलिज्म प्रोविजन के लिए। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा, IAS IPS सर्विस बोथ, ये इमरजेंसी प्रोविजन और यूनिटरी फीचर, ये सब फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म के अंदर ही आते हैं। अब देख लो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ पावर की बात की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल में। ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर ये बात की गई है। पहली लिस्ट जो है वो यूनियन लिस्ट बात करती है, इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स है। सेकंड स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट है। कंकरेंट जिसके अंदर 47 जो है सब्जेक्ट्स हैं। अब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, एक कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों को ध्यान देना चाहिए, तो वो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना। अब मैंने सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे लिख दिया, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी और कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल और ट्रेड वगैरह। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह की बात ये यूनिट लिस्ट करता है और ये पार्लियामेंट के अंदर हैंडल किया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक, पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, मैं लास्ट साइज है ये पेन का। हाँ, स्टेट लिस्ट के जब हम बात करते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट, जैसे पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर्स, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और ये स्टेट लेजिस्लेटर संभालता है। पता है आपको, पार्लियामेंट सेंटर पे काम करता है, तो सेंट्रल लिस्ट के सारे काम कर ये संभालेगा। स्टेट लिस्ट पे ये स्टेट लेजिस्लेचर संभालेगा। अब आता है कंकरेंट, 47 सब्जेक्ट्स है, जैसे एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, क्रिमिनल लॉ, एडॉप्शन, ये इनके ऊपर दोनों की, यही लेट मी चेंज माई, यस, इनके ऊपर दोनों का कर्म होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये सेंटर प्रिविलेज भी होती है, दोनों ही हैंडल करता है ऑल दो। अब रेजिडुअरी पावर भी इसके अंदर ऐड की गई है। ये एनी सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है, वो उसको हम रेजिडुअरी पावर कहते हैं और ये ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है और ये USA से लिया गया है। ठीक है, नोट देख लो, मैंने यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, जिसने एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट और मेजर्स को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ की गई थी। नेक्स्ट पढ़ लो, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन को। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन को किसको पढ़ना है? लेजिस्लेटिव, नॉट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, याद रखो, लेजिस्लेटिव। ठीक है,
सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, सॉरी रिलेशन। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर 5 कंडीशन, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, उसके ऊपर कानून वानून जो चीज़ें हैं वो बना सकती है। अब वो 5 कंडीशंस कौन सी है, तो आर्टिकल नंबर 249 आर्टिकल 239 कहता है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, जो राज्यसभा पास करती है रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी। भाई छोटी छोटी की पॉइंट्स है, पढ़ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 250 कहता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर अपना इंटरफेयर दिखा सकती है। फिर आर्टिकल 252 कहता है 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट अगर करता है पार्लियामेंट को तो वो लेजिस्लेटर के अंदर आ सकती है। आर्टिकल 253 कहता है 93 कि इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और उसके अलावा 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी, इंटरेस्ट, ये सब कुछ 5 कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर एंटर करता है। अब सेंटर स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ लिया, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर 256, अगेन आर्टिकल 256 बात करता है स्टेट मस्ट कंप्लाई विद सेंटर लॉज, सेंटर गिव डायरेक्शंस, ठीक है। सेंटर डायरेक्शंस देता है और स्टेट को उसको फुलफिल करना होता है। फिर स्टेट्स नॉट टू इमेंड सेंटर अथॉरिटी, स्टेट सेंटर के ऊपर नहीं जा सकती। प्रेसिडेंट कैन इंटरेस्ट यूनियन फंक्शंस एट 2 स्टेट्स। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिक एक्ट्स को फुलफिल करना पड़ता है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात करता है। 263 ये छोटी छोटी की पॉइंट्स है, पढ़ लो इसको, मैंने बहुत कीवर्ड्स में आंसर सारे के सारे लिख रखे हैं। अब फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार। कंसोलिडेटेड फंड से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 266 के अंदर आता है। यहाँ पे वो सारे रेवेन्यू होंगे जहाँ पे विड्रोवल बिना परमिशन पार्लियामेंट के नहीं किया जा सकता, यानी कि वो फंड जो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, सेंटर ना कोई और कमेटी। तो और ठीक है, ये फाइनेंशियल में तो कंसोलिडेटेड फंड हो गया। एक और फंड होता है जिसको कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, ये आर्टिकल नंबर 267 के अंदर आता है। ये इमरजेंसी पड़ गई कभी कोई देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और ये डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। एक है पब्लिक अकाउंट, मनी हेल्ड होती है वहाँ पे विश्वास पे। और फाइनेंस कमीशन के बारे में सबको पता है, 280 के अंदर आता है। ये डिवाइडेड होती, इस फंड के इसका जो फंड होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। और ये जो कामकाज है वो फाइनेंस कमीशन संभालता है। ग्रांट्स इन एड, ये 275 के अंदर बात करते हैं। ये नॉन स्टैच्यूटरी होती है और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के ऊपर ही बात करता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के ऊपर ये बात करता है। अब यहाँ पर ना एक और बहुत बड़ी कमेटी है, मतलब इस कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। ये सरकारिया कमेटी आई थी, कब आई थी, ये आई थी 1983 के आसपास, 1983 से 1987 तक रही थी, ठीक है। तो 1983 में आई थी, 1987 तक रही थी ये। इसने कुछ प्रोविज़न दिए, इसके कुछ बात रखी गई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इसने जो है सेंटर स्टेट के रिलेशन को रिव्यू करने के लिए कहा कि इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर भी कोई कमेटी होनी चाहिए जो इन लोगों के कामकाज को देखे कि काम कर रही है नहीं कर रही। रिकमेंड किया इसने स्ट्रॉन्ग सेंटर बट कलेक्टिव फेडरलिज्म की बात की गई थी। की रिकमेंडेशन देख लो यहाँ पे, गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, शुड बी एक्टिवेटेड। और आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये सारी जो रिकमेंडेशन थी वो सरकारिया कमेटी थी। अब सरकारिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे याद करो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें, पार्लियामेंट के अंदर प्रिमल के अंदर 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिकमेंडेशंस को थोड़ा सा पढ़ लेना, याद रखना। एक और कमीशन आया था 2007 में, ठीक है। अच्छा, जो पैदा हो गए होंगे, मतलब 2003 या 2 के बाद जो पैदा हो गए होंगे, जो इस बार अटैम्प्ट देंगे 2003 के बाद जो पैदा हो, तो उस तरीके से याद रखना है कि ये वाला जो है 2007 मेरे पैदा होने के 3 साल बाद एक और कमेटी आई थी, इसका नाम था पुंची कमेटी। क्या नाम था? पुंची कमेटी। 2007 में आई, 2010 तक रही थी। रिकमेंडेशन देख लो, इसने कहा था कि लोकलाइजेशन होना चाहिए इमरजेंसी प्रोविजन का, आर्टिकल 356 ओनली जो है इसकी लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट किया इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को इंटर स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट काउंसिल लेवल पे। और इसने कहा कि गवर्नमेंट का टर्म जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अपन लोग जुडिशरी सिस्टम को बात कर लेते हैं। जुडिकल सिस्टम, देखो जुडिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट 2 में भी नहीं हो पाएगा, तो हम पार्ट 3 देखते हैं, ऑल्दो ये वाला टॉपिक हम ख़त्म करके जाते हैं, ठीक है। जुडिकल सिस्टम का मतलब है न्यायिक व्यवस्था। तो इसके कुछ आर्टिकल्स PIL और चीज़ों को हम देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले, आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं, 124 से 147, 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये आर्टिकल 224 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तहत इस्टेब्लिश हुआ है। कॉम्पोजिशन देखो तो इसके अंदर एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस एक जज होते हैं। पार्लियामेंट डिटरमाइंड पार्लियामेंट नंबर डिसाइड करती है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की बैचेस होती है, ठीक है, जिसमें एक होता है सीजीआई। अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। ऑल द कोलिजियम सिस्टम हटा दिया गया है, इसकी जगह एनपीसीएल करके नया जो कमीशन है उसका नाम रख दिया गया है। नहीं पता है तो पढ़ लो। रिमूव कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लाता है, एड्रेस करता है पार्लियामेंट में, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होती है और उसको न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, ये चलाना पड़ता है। उसी के थ्रू उसको हम यानी कि जज को हम हटा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। याद रखना, कुछ नहीं याद करना, याद रखो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन लाना पड़ता है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में और स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दैट्स इट। टेंडर देख लो इसका, तो 65 साल तक की उम्र में रह सकते हैं। टेंडर फिक्स नहीं है, बस उम्र फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये भी याद रखना। जुरिस्डिक्शन है देख लो, तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर होती है, आर्टिकल 123 ओरिजिनल पावर, जिसके अंदर फंडामेंटल के थ्रू वो फंडामेंटल राइट में डायरेक्ट इंटरशिप कर सकता है, उसको ओरिजिनल पावर कहते हैं। अपीलिएट, एडवाइजरी और रिव्यू रिट, ये 4-5 पावर जो है वो उसके पास जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन स्पेशली या पढ़ लेना, ये थोड़ा सा आ जाता है एग्जाम में। हम अपन डायरेक्ट हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से 231 तक की बात की गई है। ईच स्टेट हैज़ 1 हाई कोर्ट, ऑल्दो सेपरेट कॉमन हाई कोर्ट भी है। सो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है कॉमन हाई कोर्ट को फॉर 2 स्टेट्स। हाई कोर्ट का जज कौन करता है? तो इसको भी सेम प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ये 62 साल तक कि जो है इनका टेन्योर होता है, इनकी 62 साल तक की उम्र इनकी फिक्स होती है। 62 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 60 और हाई कोर्ट 62, याद रखना। जुरिस्डिक्शन में देखोगे तो इनके पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, रिट की पावर होती है आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखो इसको, ठीक है। सुपरवाइजरी एलिगेट ओवरऑल हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का हेड की तरह काम करता है, ठीक है। आर्टिकल 226 मैंने बता दिया, ये रिट की जो है विशेष अधिकार यहाँ पर देता है, बस इतना याद रखना। अब एक टर्म है जुडिकल रिव्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जब हम क्वेश्चन पीवाईक्यू करेंगे ना, तब देखना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जुडिकल रिव्यू। तो देखो जुडिकल रिव्यू बात करता है एक मतलब उस टेस्ट की, उस रिव्यू का मतलब आप सबको पता होगा, उस परख की बात करता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पावर होती है, दोनों के पास होती है, ये वो पावर है कोर्ट के पास जो एग्जामिन करती है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, तो वो उसको वहीं पे ख़त्म करवा सकती है, उसके ऊपर एक्शन ले सकती है और उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। अब इंडिया हैज़ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिकल रिव्यू, ठीक है, जुडिकल रिव्यू की बात की गई है यहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है, ये भी याद रखना। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन जो है वो केशवानंद भारती बनाम केस से आया था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर है कौन कौन से, ये पता होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखोगे तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म को आप जो है चेंज नहीं कर सकते, सेक्युलर कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, सेपरेशन ऑफ पावर को बदल नहीं सकते, फेडरल कैरेक्टर को बात नहीं कर सकते, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बात नहीं कर सकते, फ्री फेयर इलेक्शंस को बात नहीं कर सकते, जुडिकल रिव्यू की आप बात नहीं कर सकते, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर सकते, उसके अलावा इंडिविजुअल फ्रीडम की आप बात नहीं कर सकते। ये वो प्रोविजंस है जिसके ऊपर आप अमेंडमेंट या फिर जिनके ऊपर बदलाव आप नहीं कर सकते, जोड़ सकते हैं पर उनमें से कुछ हटा नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पंचायती राज पढ़ लेते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ाती, नहीं तो भैया वीडियो ना मैराथन चली जाएगी, 1 शॉट रिवीजन की तरह। तो मैराथन अपने को नहीं करना है, अपने को बेसिकली रिवीजन शॉर्ट ही रखना है कि देखते ही बस माइंड में छप जाए कि अच्छा पंचायती राज ये आर्टिकल है, ये सब कुछ है, ठीक है। देखो अगर पंचायती राज से क्वेश्चन आया तो अब जो है ये हम स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे बात करने लग गए हैं। तो स्टेट और लोकल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पंचायती राज को जोड़ा गया, वो 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके थ्रू जोड़ा गया, ठीक है, 1992 में। यहाँ पे लेट मी चेंज माई पेन फर्स्ट।
लेट मी चेंज माई पेन फर्स्ट, तो सॉरी फॉर दैट। पंचायती राज 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसके थ्रू ये जोड़ा गया है। पार्ट 9 शेड्यूल जोड़ा गया, भाग 9 के अंदर ये जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ पार्ट तक जोड़ा गया है। एंड 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट्स के अंदर ये बात की गई है। अब 11 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। कम्स इनटू फोर्स में कब आया? तो 24 अप्रैल 1993 में आया था। सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल पंचायती राज दिवस, ये थोड़ा सा याद रखना। 1992 24 अप्रैल, 1992 24 अप्रैल, 1993 1992 में बिल पास हुआ था। 1993 में ये जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था, लागू हो गया था। गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 3 स्ट्रक्चर काम करता है। एक काम करता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे काम करता है। दूसरा काम करता है पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल लेवल पे काम करता है, इंटरमीडिएट होता है। और एक होता है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। यानी कि बेसिकली इसका अगर आप पिरामिड बनाओ तो ऐसे बना लेना। सबसे ऊपर होगा जिला जेड, उसके नीचे होगा पी पंचायत और उसके नीचे होगा जी ग्राम पंचायत, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़। ये सेम 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था और ये पार्ट 9A में जोड़ा गया है, ठीक है। पंचायती 9 और ये म्यूनसिपैलिटीज़ 9A में जोड़ा गया है। इसके अंदर आर्टिकल जो है वही 243 से पी से लेकर के जेड जी तक बात की गई है। और ये 12th शेड्यूल 18 सब्जेक्ट के अंदर बात करता है। लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज है जिसको म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं, इसके अंदर नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सारे के सारे ये आते हैं। अब इसके अंदर ना रिजर्वेशन भी दिया गया है। 1/3 ऑफ द वुमेन के रिजर्वेशन और ST/ST वालों को रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। वार्ड कमेटी होती है इन सिटीज़ में, जो कि पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर जिसकी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर स्टेट में, वहाँ पे वार्ड कमेटी होती है जो इन्हीं सबको हैंडल करती है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी है यहाँ पे। ये आर्टिकल 143 ZE की बात करता है और ये वो उन सिटीज़ के लिए है जिनकी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। याद रखना, ये पूछ लेता है भाई, वार्ड कमेटी और ये मेट्रोपॉलिटन कमेटी, हल्के मत लो इनको। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। देखो बहुत इजी है इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। सेक्शन 12 के अंदर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 ये बात करते हैं, ठीक है। तो 300 नेशनल इमरजेंसी बात करता है 352 के तहत, प्रेसिडेंट रूल बात करता है 356 के तहत, और 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू, ठीक है। देश के अंदर इमरजेंसी ला जा सकती है, बट 3 कंडीशंस है। या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, कि बाहर कोई युद्ध वगैरह होने का खतरा है, एक्सटर्नल एग्रीगेशंस है, ठीक है, तो ये है। और ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। और अगर किसी स्टेट का गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उसके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, यानी कि स्टेट का कामधार अब प्रेसिडेंट संभालेगा, तो उसको प्रेसिडेंट इमरजेंसी बोल दिया जाता है। फिर वहीं पे अगर कहीं पे वित्तीय रूप से दिक्कतें आने लग गई देश में, तो वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, और ये क्रेडिट होती है थ्रेट के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है कि कितने मतलब स्टेटमेंट में ये दे देता है, तो स्टेटमेंट्स आपको थोड़े से याद होने चाहिए, ये वाले स्टेटमेंट्स, किसको कब तक एक्सटेंड किया जाता है, किसको कब तक एक्सटेंड नहीं किया जाता। बाकी नेशनल इमरजेंसी के मैंने छोटे मोटे सारे पॉइंट्स ये और ये। देखो पार्ट 3 अब पॉलिटिकल का अपने को देखना पड़ेगा, तो पार्ट 3 अब जा करके देखो, इसको हम यहीं एंड कर देते हैं। पार्ट 3 हो नहीं पाएगा, बट ऑल दो पार्ट 3 इसका लास्ट रहेगा, तो पार्ट 3 अब जा करके ज़रूर देखो। बचे हुए जितने भी लेफ्ट टॉपिक से, ऑल दो हमने 85% कवर कर लिया, 15% और बच रहा है, वो हम पार्ट 3 के अंदर कवर कर लेंगे। होप सो एवरीवन इज़ इन्जॉइंग, और सबकी रिवीजन शॉर्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर अभी भी लग रहा है कि हाँ मैडम ने भैया ये वाला टॉपिक ख़त्म नहीं किया है, तो भाई 2 ऑप्शन है, या तो मुझे बता दो, मैं उसको टेलीग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगी, ऑडियो रिकॉर्ड करवा करके, जैसे भी करके वो टॉपिक वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, इतना कर सकते हो। बाकी मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऑल दो 99 टॉपिक्स इसके अंदर कंप्लीट कर दिए, 99% कंप्लीट कर दिया, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसी को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, डेफिनेटली यहाँ से आएंगे। 10 अप्रैल के बाद अपन लोग MCQ के ऊपर मूव ऑन करेंगे, तो MCQ हम करेंगे, उससे पहले अपन सारे सब्जेक्ट्स के बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स मेरे टारगेट्स हैं, मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा था। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से वो है जहाँ से वेटेज ज़्यादा है। 10 अप्रैल तक अपन लोग इन सब पे काम कर लेंगे। इन्वायरमेंट की अपलोड हो चुकी है, जाकर के देख लो। पॉलिटिकल साइंस की आप देख रहे हो, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बहुत जल्दी आने वाली है। चीज़ें हम कवर कर लेंगे 10 अप्रैल से पहले, डू नॉट वरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।